मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11वीं का भौतिक यानी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कुछ नए क्लास में आए हैं, 10वीं से 11वीं। हम लोग बचपन से रटने की पद्धति पे आए हुए हैं कि हमको रटना है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर को रटना है। प्रश्न लिखते हैं और आंसर दिया जाता है। हम लोग बुक में उसे ही पढ़ते हुए आए हैं 10वीं तक। अब वो सब चीज छोड़ना पड़ेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप जब बुक खोलेंगे तो आप लोग जब पीछे देखेंगे तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब उतने सारे क्वेश्चन का क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे? ऐसा नहीं होता। कितना सारा क्वेश्चन आंसर, साल भर क्वेश्चन आंसर लिखते रह जाओगे, कब याद करोगे, कब समझोगे, कब पढ़ोगे? ऐसा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, ना आप समझ सकोगे ना पढ़ सकोगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास लेके आया हूं। फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि हमको करना क्या है। फिजिक्स में देख के ही डर जाते हैं बच्चे बुक को, कितना मोटा बुक है, करेंगे तो करेंगे क्या, इतने सारे क्वेश्चन है, अजीब अजीब चीज दिख रहा है जो कभी देखे नहीं है, कुछ समझे नहीं है, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसमें बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपने दिमाग को शांत करना फिजिक्स पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान चलना है कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। पहला काम हमको शांति से बैठना है, शांति से बैठ के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि क्या टॉपिक। हम लेसन को चालू करेंगे तो जो बुक के जो स्टार्टिंग्स है वहां से टॉपिक को हम लोग रीड करते हुए जाते हैं। टॉपिक को रीड करते हुए जाएंगे तो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर, उसको हम नहीं देखते, वो उसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉपिक है बुक के फिजिक्स के, वहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अब जैसे कि हम लोग आज चालू करेंगे मापन अध्याय 2। फर्स्ट लेसन इसलिए नहीं चालू कर रहा हूं, उसमें केवल वैज्ञानिकों का नाम है और क्या क्या उपकरण बनाए हैं वो दिया हुआ है। तो जब तक हम अध्याय नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसको भी काउंट नहीं कर सकते कि किस वैज्ञानिक ने क्या बनाया। हम पहले से एकदम रटने वाला काम नहीं कर सकते कि गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाया, न्यूटन ने इसकी खोज किया, फिर कोई रमन ने आया तो प्रकाश का प्रभाव दे दिया। तो ये सब चीज हम कैसे जानेंगे? जब हम लेसन को काउंटिंग करते हुए जाएंगे। तो हम आएंगे मापन अध्याय पे। तो मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, स्लो, क्योंकि मेरे को लगता है कि शुरू में आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है, थोड़ा समझाना है, समझोगे तो फिर वो क्लास आगे कंटिन्यू होते जाएगा। जैसे कि हम लोग का अध्याय है पहले सेकेंड अध्याय, इकाई का मापन। ये नए बुक में इकाई का मापन दिया हुआ है, पुराना बुक जो रखे होंगे उसमें मापन अध्याय दिया हुआ है और वो थर्ड में दिया हुआ है। और पहले के बुक में पहले कुछ कॉन्सेप्ट थे, अवकलन थे, समाकलन थे, सदिश का गुणनफल है, ये सब आगे पीछे कर दिया। तो लेकिन मैं पहले एक अध्याय आप लोगों को थोड़ा पढ़ा दूं, फिर उसके बाद में अवकलन पढ़ाऊंगा और त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि बायो वालों को यूज नहीं है। बायो वालों को तो मैथ्स से कोई मतलब नहीं। मैथ्स वाले यदि नहीं भी करेंगे तो वो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वालों को यदि बीच में अवकलन या समाकलन से कुछ क्वेश्चन पे हम लोग करना चालू किए, जैसे कि हम लोग सेकंड इसके बाद जाएंगे 1 मिमी 2 मिमी में जाएंगे, तो वहां पास गति का समीकरण है। गति का समीकरण को जब हल करते हैं तो एक नॉर्मल विधि से हल करते हैं और एक अवकलन विधि है और एक समाकलन है। यानी अवकलन का भी यूज हो जाता है और समाकलन का भी यूज हो जाता है। d/dx भी दिखेगा और एक साफ टाइप का चिन्ह भी दिखेगा जिसे समाकलन बोलते हैं। तो वो चीज जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस चैप्टर के बाद जाऊंगा क्योंकि उसका यूज इस चैप्टर पे नहीं है। इस चैप्टर पे हमको कुछ थ्योरी है। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोगों को डाउट क्लियर होते जाएगा, और वो भी क्या है, टॉपिक वाइज। लेसन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का ही नोट्स तैयार करेंगे, तभी वो होगा। और हमको उसी को ही बस रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है। पेपर में क्या आता है, तो डेरिवेशन आता है, दूसरा परिभाषा आता है, तीसरा न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और वो भी आप लोगों के लिए नया वर्ड है, डेरिवेशन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ये क्या, ये सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट टॉपिक, लेसन अध्याय 2, इकाई एवं मापन। चलिए अब सबसे पहला चीज, मापन क्या है? नाम से स्पष्ट है, मापन। कोई भी बता देगा। कोई बच्चे से पूछोगे मापन क्या है भाई, बच्चे से भी क्या है बेटा पूछोगे मापन, तो क्या बोलेगा, मापने की इकाई, तो उसको क्या बोलेंगे, मापन। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। शुरू में हर जगह पे अलग अलग चीज को अलग अलग तरीके से नापा जाता था। कहीं पर हम लोग गए वजन नापने, तो वहां किसी वजन को किसी को किलोग्राम में नाप देता था, कहीं मीटर में नाप देता था। बहुत दिक्कत होने लगा, किलोग्राम, फिर ग्राम, पाउंड, ऐसे ऐसे अजीब अजीब वर्ड यूज होने लगे। तो सबको दिक्कत होने लगा, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग पद्धति में मापना सिखाया जाए अलग अलग जगहों पे, तो जब वो दूसरी जगह जाएगा तो अपनी पद्धति को लेके जाएगा।
जब वो अपनी पद्धति को लेके जाएगा तो उसे क्या होगा, डाउट होगा। तो डाउट होगा तो वो सामान लेने पे भी कंफ्यूजन होगा और कितनी ज्यादा क्वांटिटी पे लेना है वो भी कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने एक पद्धति का निर्माण किया जिसे एसआई पद्धति, आगे जाते जाएंगे उस पद्धति पे। तो सबसे पहले मापन की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहला टॉपिक है मापन की आवश्यकता। और मापन होता क्या है? जिस भौतिक राशि को हम माप सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मापन। कोई भी भौतिक राशि ना, भौतिक राशि किसको बोल रहे हैं, जो समान हो गया वही हमारा क्या है, भौतिक राशि, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, अभी हम काउंटिंग करें किलोमीटर में, पहले कई लोग मीटर में बोलते थे तो उसको 10 किलोमीटर थोड़ी बोलते थे, 10,000 मीटर। गांव के लोग बोलते थे अक्का कोस जाबो, तो कोस आ गया, तो उसमें हम लोग अभी भी नहीं जानते, अभी के बच्चे भी नहीं जानते कि कितना कोस क्या होगा, इतना कोरी बराबर इतना, तो उस सब चीज में कंफ्यूजन होने लगा। तो एक पद्धति चालू हुई मापन की जो पूरा वर्ल्ड नापेगा। तो उसके लिए भी आएंगे हम लोग, एक एक करके डेवलप होते गया, कोई भी चीज पहले से ही चालू नहीं हुई। तो सबसे पहला टॉपिक है मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों हुई? जब भौतिक राशि को मापना चालू किया गया तो हर जगह अलग अलग तरीके से नापा गया, तो उसकी काउंटिंग को एक साथ मिलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता हुई? मापन की आवश्यकता हुई। जब इसकी आवश्यकता हुई तो मात्रक भी लगे कि किसको किस में नापना है और क्यों नापना है। दूध को हमको किस में ही नापना है, हमेशा लीटर में ही नापना है। अब दूध को हम लोग बोल तो नहीं देते कि भैया 5 लीटर की जगह 5 किलो लीटर दे दो, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते, हम लीटर में ही बोलते हैं। तो जो चीज जिसमें नापना है उसके लिए हमको किसकी जरूरत हुई? मात्रक, एक पर्टिकुलर मात्रक देने की जरूरत हुई। उसको भी देंगे हम धीरे धीरे कि किसको किसमें, जैसे लंबाई है, ऐसा ही पद्धति में आके उसने एक स्पेसिफाई वैल्यू डिफाइन कर दिया सबके लिए कि आप इसको इसी में ही नापोगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल दोगे आप इसको इसी में ही काउंट करोगे, लंबाई को मीटर में ही काउंट करोगे। जो वजन है जिसको हम काउंट करते मास, उसको हम किलोग्राम में ही काउंट करेंगे। ये ऐसा ही पद्धति ने किया, तो वो धीरे धीरे टॉपिक में आते जाए। मापन की मात्रा, मात्रक किसको बोलेंगे? जिसका हम लोग काउंटिंग कर सके, जैसे कि दूरी है, दूरी का काउंटिंग कर सकते किलोमीटर में, वो क्या हुआ? उसका मात्रक हुआ। दूध है, किसमें काउंटिंग कर सकते? लीटर में। आलू प्याज खरीदने गए, इतना किलो दे दो, जो किलोग्राम है वही क्या है? उसका मात्रा। तो हम क्या हुआ? मात्रक को क्या बोले? जिसका मापन की किया जा सके। अब मात्रक का गुण, मात्रक कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ लिखा हूं यहाँ पर। मात्रक कैसा होना चाहिए? मात्रक का गुण किस प्रकार का होना चाहिए? पहला, उसका परिमाण और साइज, परिमाण को ही साइज बोलते हैं, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो। कई बार पूछता है कि हम जो मात्रक नाप रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे? वो ना तो ज्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। अब एकदम ही बड़ा कोई यूनिट हो गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे? किलोग्राम बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, लेकिन अजीब टाइप का बहुत हो गया तो उसको ना तो हम नाप सकते हैं ना ही तोल सकते हैं। और जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए? दूसरा टॉपिक है स्पष्ट होना चाहिए। मात्रक के गुण है ना, अच्छा है वो। पहला क्या है? मात्रक का परिमाण व साइज क्या होना चाहिए? ना तो बड़ा ना तो छोटा। दूसरा, हम लोग कई बार पूछते हैं पेपर, मात्रक का गुण कैसा होना चाहिए? इसका आप नोट भी बना सकते हैं कि 6 गुण, वो ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा। दूसरा गुण, वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, क्लियर। जैसे मैं बोल रहा हूं, यदि आपके पास आवाज क्लियर जा रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, यदि आवाज एकदम गंदा जाएगा तो समझ नहीं आएगा। तो मात्रक का जो है वो चीज क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। और समय के साथ वो परिवर्तित कभी ना हो कि आज हम किलोमीटर में नापे तो 1 महीने बाद आ रहे तो वो मीटर में हो गया, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। किलोमीटर की चीज को हम मीटर में फिर कैसे नापेंगे? स्केल लाने की दिक्कत हो गई। तो समय के साथ वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, उसमें स्थायित्व का गुण, जब परिवर्तित नहीं होगा तो उसमें स्थायित्व भी गुण होना चाहिए। चौथा, अन्य राशि के साथ परिवर्तन संभव। परिवर्तन कैसे संभव? जैसे सेंटीमीटर में, वो किसमें? मीटर में चेंज हो सकता है, तो ये परिवर्तन हो गया। किलोग्राम है, वो ग्राम में चेंज हो सकता है, तो परिवर्तन क्या है? संभव है, एक राशि से दूसरी राशि में। और वह सर्वमान्य हो, सभी जगह उसका मान्य हो। ये 6 चीजें मात्रकों का गुण। अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, यहीं से हमारा पूरा अध्याय का जिंदगी चालू होता है इस लेसन का। मूल राशि किसको बोलेंगे?
वह राशि जो स्वतंत्र हो, स्वयं में किसी से व्युत्पन्न ना हो या किसी से पैदा ना हो, वो क्या कहलाएगा? मूल राशि। जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? मूल राशि है। मूल राशि किसको बोलेंगे? जो स्वतंत्र हो, जैसे कि लंबाई हो गया, और क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? अभी हम पढ़ते रहेंगे, करंट यानी धारा हो गया। ये सब क्या है? मूल राशि है। जो स्वयं में स्वतंत्र हो वो क्या कहलाएगा? मूल राशि। इसकी परिभाषा भी दी हुई है बुक में, मैं ही बता देता हूं। वह भौतिक राशि जो स्वयं से स्वतंत्र हो उसे हम क्या बोलेंगे? मूल राशि। व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? जो मूल राशि से उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। जैसे कि व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? जो मूल राशि से व्युत्पन्न हो। जैसे कि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। और ये दोनों कौन सी राशि है? मूल राशि। मूल राशि है ये, और इस मूल राशि से ये क्या हो रहा है? क्षेत्रफल उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। यानी मूल राशि से जो व्युत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जो स्वतंत्र होगा अपने में वो क्या होगा? मूल राशि, और जो उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। फिर से एक बार बोल रहा हूं, मूल राशि किसको बोले? जो अपने में स्वतंत्र है। जैसे किसी काउंटिंग के लिए लंबाई का यूज किए, चौड़ाई का यूज किए, और क्या समय के लिए किसका यूज करते हैं हम? सेकंड का यूज किए, ताप हो गया, ये सब चीज जो होगा वो सब क्या होगा? मूल राशि। और जो मूल राशि से व्युत्पन्न होगा उसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब आते हैं मात्रकों की पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब टॉपिक की परिभाषा आप लोग लिखते जाएंगे ना। मात्रकों की पद्धति, मात्रक की 4 पद्धति है। 4 पद्धति, 1 2 3 4। सबसे पहली पद्धति है CGS पद्धति। CGS। अब ये क्या चीज है? नाम से तो बहुत अजीब दिख रहा है। CGS बोल तो दिए, मात्रकों की पद्धति है CGS, FPS, MKS, FPS, MKS, और फिर लास्ट में आया SI। तो ये क्या चीज है? ये पद्धति मात्रकों की पद्धति यानी नापने का तरीका। अब जो C है वो है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। G क्या है? ग्राम। S क्या है? सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और तीन चीजों को नाप रहे, इस पर भी ध्यान दो। सेंटीमीटर यानी लंबाई, हम हमेशा पहले वर्ड लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय। ये तीनों क्या है? मूल राशि है। ये तीनों मूल राशि है और तीनों को ही काउंटिंग किया गया। सबसे पहली पद्धति आई CGS पद्धति, जिसमें हम लोग लंबाई को हमेशा किसमें नापते थे? सेंटीमीटर में, फिर द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में, और समय को हमेशा सेकंड में नापते थे। फिर उसके बाद आया, कुछ साल तक चला, कई 100 साल तक, 50 साल तक, फिर नई पद्धति का निर्माण हुआ। तो लंबाई को हम नापने लगे फुट में, चौड़ाई को नापने लगे पौंड में, और ऊंचाई को नापने लगे सेकंड में। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ समय में, लेकिन जो लंबाई था उसमें परिवर्तन हो गया फुट में और पाउंड में। अब ये दोनों आदमी आपस में लड़ना चालू कर दिए भाई। एक इंसान सामान लेके आया रायपुर से, बिलासपुर में आया, लड़ना चालू कर दिया कि भाई मैं तो इसको फुट में, ग्राम में लेके आया हूँ, आप पाउंड कर रहे हो, पाउंड में आप कम दे दोगे तो क्या होगा। अब इस बीच में वाद विवाद होना चालू हुआ CGS FPS में। अब दोनों इंसान में जब लड़ाई चालू हुआ तो कोई ना कोई तो समझौता करने आने वाला था। उससे पहले एक MKS आ गया, ये नापने लगा लंबाई को मीटर में, और वजन को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। ये अपनी पद्धति थी MKS पद्धति। इन दोनों लड़ाई चालू कर ही रहते, चल ही रहा था। उसी बीच में कौन आया? MKS महाराज आए। इन्होंने अपनी पद्धति दे दी कि हम लंबाई को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में, और इसको नापेंगे सेकंड में। अब इस लड़ाई की समझौता के लिए पूरे वर्ल्ड ने एक यूनिट तैयार की,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और पूरी बैठक हुई पूरे सब जगह, यानी सभी जगह, और सब जगह बैठक होने के बाद इस जो मात्रकों का तोड़ मोड़ था उसका एक निचोड़ निकाला गया, और निचोड़ निकाल के उन्होंने बताया कि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करेंगे। और वहां से घोषित हुआ कि आप किसको किसमें नापोगे, उसी को हम बोलते हैं एसआई पद्धति। तो अब एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मूल मात्रक 7 हो गए, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मूल मात्रक 7 हो गए और 2 पूरक मात्रक हो गए, जो कक्षा 10वीं पढ़े। फिर से पढ़ेंगे, वहां रटे थे, इस बार पढ़ेंगे और आगे जाएंगे विमी सूत्रों में कि उसका विमी सूत्र कैसे बनाया जाता है। 11वीं क्लास ही एक ऐसा क्लास है जहां हमको विमी सूत्र निकालना सिखाया गया, उसके बाद 12वीं में नहीं सिखाया गया, डायरेक्ट यूज होता है और कंपटीशन में उससे क्वेश्चन आता है। हमारा ये बेस है, मैं इसलिए ज्यादा थ्योरी एक्सप्लेन किया हूं आज के क्लास में, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यूस जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है उस प्रोसेस में जाने लगेंगे। तो इसलिए आज का केवल थ्योरी और इंट्रोडक्शन था कि क्या चीज है। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, मापन है, मापन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जब हम नापना चालू किए तो हर जगह के लोग अलग अलग चीज में समय को या कोई भी चीज को काउंटिंग करने लगे, तो उस काउंटिंग को समान करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। मापन के मात्रक जिसको हम नापते हैं, जो यूनिट तय हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक। मात्रक के गुण 6 गुण बताया था, स्थायित्व होना चाहिए, बड़ा ना छोटा होना चाहिए, सर्वमान्य हो, ये सब चीज उसके गुण। मूल राशि जो स्वयं स्वतंत्र हो, जैसे कि मूल राशि क्या क्या होंगे, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या होंगे मूल राशि। मूल राशि से जो उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। जैसे कोई सूत्र व्युत्पन्न के क्षेत्रफल, आयतन और भी चीज आते जाएंगे अभी, वो सब चीज। मात्रकों की पद्धति 4 प्रकार के मात्रक, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई पद्धति। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो एसआई पद्धति है वही एमकेएस पद्धति है, यही यूनिट, इसमें इस यूनिट को मान्यता दिया गया, उसे इंटरनेशनल एसआई पद्धति बोल दिया गया। एमकेएस पद्धति को मान्यता दे दिया गया एसआई करके। तो इसमें हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। और फिर एसआई पद्धति 7 प्रकार के मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे विमी सूत्र बनाना कि कैसे बनाते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और आप घर में बैठे बैठे पूरे फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं हर चीज की तैयारी कराऊंगा, लेकिन आराम से। आपको कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा क्लास में कि क्या फालतू चल रहा है, इस टाइप का कुछ नहीं सोचेंगे, आप आराम से सीरियसली अटेंड करेंगे, ये फिजिक्स समझ आने लगेगा। नहीं तो आप लोग पूरे साल भर नहीं समझ पाएंगे फिजिक्स को। 11th बेस है, थोड़ा आराम से चलेंगे, लेकिन बहुत तेजी से भागेंगे बाद में, क्योंकि शुरुआती धीरे से जब हमको लंबी छलांग मारना पड़ता है तो हमको थोड़ा पीछे आना पड़ता है। तो इसलिए जब लंबी छलांग मारना है तो शुरू में थोड़ा स्लो चलेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और रेगुलर क्लास को आप देखेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स में कोई डाउट नहीं आएगा, आराम से कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।